हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेलवे रेल वाले भैया हम। आज की इस वीडियो में मैं सभी ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस का एक और इंपॉर्टेंट क्लास। और इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है दोस्तों वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता से आप सभी के लिए दोस्तों ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। और प्लस दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपकी वैदिक सभ्यता से मिलते जुलते होंगे और जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और भी जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके हम लोग फैक्ट्स देखते हुए जाएंगे। ये एक तरह का क्रैश कोर्स है दोस्तों जीके जीएस का, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता जैसे पहले हम लोगों ने जो बस सिंधु सभ्यता पढ़ा था, और ये वैदिक सभ्यता इसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1500 से ईसवा पूर्व से लेकर 600 ईसवा पूर्व, क्योंकि दोस्तों पहले जो चलती थी वो उल्टी चलती थी। ठीक है, जीरो तक आएगा, जीरो से फिर इधर बढ़ेगा। ठीक है, तब हो जाएगा ईस्वी। अब ईस्वी पूर्व चल रहा है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या दिया हुआ सिंधु घाटी के पतन के बाद, यानी जैसे सिंधु घाटी का पतन होता है उसके बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये सबको याद रखना। ठीक है, इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना। वैदिक सभ्यता क्या था, आर्य समाज भी कहा जाता था। ठीक है, इसका इतिहास वेदों पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसे वैदिक नाम दिया गया। ठीक है, यह ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, याद रखना कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक तरीके की नागरिक सभ्यता थी, बट ये जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि गाँव की सभ्यता थी। और ये जो वैदिक नाम इनको दिया गया। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया था। एक था ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल जो कार्यकाल था वो 1500 से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। तो इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, याद रखना आप सभी को। और उत्तर वैदिक काल ये जो कि 100 से 600 तक है, इस काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, याद रखना। ठीक है, सिर्फ 1500 से लेकर 100 ईसा पूर्व की जो जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है, और 100 से लेकर 600 की जानकारी मिलती है हमें यजुर्वेद और सामवेद से और अथर्ववेद से, याद रखना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, पढ़ते हैं सबसे वेद के बारे में। तो वेद का जो अर्थ होता है, आपके दिमाग में होगा वेद का क्या अर्थ होता है, तो वेदास या फिर वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान। ठीक है, जो वेद जो है 4 प्रकार, इन्हें संहिता भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, वेद जो है 4 है और इन्हें संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ठीक है, यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आप सभी को, यह जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है, जिसमें ऋचा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय हैं, जिसको मतलब मंडल जो है अध्याय को कहा, चैप्टर को कहा जाता था। और इसमें 1028 सूक्त, याद रखना। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। ठीक है, ये कुछ पता आपको याद रखना। ठीक है, अब जरा साम वेद के बारे में पढ़ा, तो साम वेद जो दोस्तों आपका साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, इसमें भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, इसे यानी साम वेद को जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें जो यज्ञों के अवसर पर गाए गए मंत्रों का संग्रह मिलता है। ठीक है, अब जरा यजुर्वेद के बारे में पढ़िए। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, तो इसमें यज्ञ के नियमों और अनुष्ठानों की विविधताओं का वर्णन। ठीक है, यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अब जरा अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, अथर्ववेद। ठीक है, तो यह सबसे बाद का वेद है। ठीक है, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण और विवाह जैसे विषयों का वर्णन दिया गया। ठीक है, अब जरा परीक्षाओं के लिए दोस्तों विशेष सत्यमेव यानी परीक्षाओं के लिए विशेष क्या है, शब्द मुंडक। सत्यमेव जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, जो अर्थवेद का ही एक उपनिषद है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अब दूसरा क्या देख लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं आगे क्या है, सामाजिक जीवन, यानी कि सोशल लाइफ। ठीक है, ऋग्वेदिक काल समाज पितृसात्मक था इसमें, यानी कि जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, जबकि सिंधु सभ्यता में जो था आप सभी का वो मातृ सत्तात्मक था। तो इसमें क्या है दोस्तों, पितृ सत्तात्मक। ठीक है, परिवार को कुल कहा जाता था और इसका मुखिया कुलप होता था। हमारे परिवार को क्या कहा जाता था, कुल कहा था, इसका मुखिया क्या था, कुलप होता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और जन्म पर नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य और शूद्र कहलाता था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और सभा व समिति जैसे राजनीतिक संस्थाओं में भाग भी ले सकती थी। ठीक है, याद रखना आप सभी। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में और जानते हैं, तो आप सभी को बता दें कि समाज में बड़े बदलाव आए। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उनमें उनसे सभा समिति में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया, याद रखना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ पलट गया। ठीक है, समाज में बदलाव आया, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई और कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति जो है वो गिरावट आया और उनमें सभी समाज में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक, गोत्र नामक संस्था का उदय भी हुआ, याद रखना। ठीक है, अब तीसरा जान लेते हैं कि तीसरा फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण देवता यानी कि इंपॉर्टेंट डिटीज।
आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र थे, ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक में इंद्र के लिए 250 सूक्त, ठीक है। अग्नि अगला है, अग्नि ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इन्हें मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ माना जाता था, इसके लिए 200 सूक्त हैं, ठीक है। फिर अगला है वरुण। वरुण के बारे में जानते हैं तो वरुण दोस्तों ये जल या समुद्र के देवता थे और इन्हें ब्रह्मांड के नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है, ठीक है। सोम ये वनस्पति के देवता थे, ठीक है। अब जरा उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे वो जान लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के देवता जो थे इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया, ठीक। इनकी जगह प्रजापति यानी कि सृष्टि के निर्माता और विष्णु पालक और रुद्र संहारक प्रमुख देवता बन गए, याद रखना, ठीक है। अब जरा जान लेते दोस्तों इस टॉपिक से जुड़े कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होने वाले हैं। सो पहला सवाल जो कि आपसे के लिए बनेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपसे उत्तर होगा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में विवरण थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बता दें ऋग्वेद जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसकी रचना जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, आपको ऊपर पढ़ाया गया था, तब से उत्तर होगा ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और ये किसमें था वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा है, तो आपसे उत्तर होगा साम वेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक मानते हैं, क्योंकि साम का मतलब संगीत ही, ठीक है। आपको बताते हैं कि साम वेद में अधिकांश मात्रा जो है ऋग्वेद से लिए गए, लेकिन उन्हें गाने के लिए संगीतमय तरीके से व्यवस्थित किया गया, ठीक है। अगला है आप सभी का कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो आपसे उत्तर होगा व्यवसाय यानी कि बिजनेस ऑक्यूपेशन था, ठीक है। और जबकि सिंधु सभ्यता में वर्ण का आधार क्या था आप सभी का, वो कृषि, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और कार्य के अनुसार अपना वर्ण बदल सकता था, यह जन्म पर आधारित नहीं थी, याद रखना, ठीक है। यानी कोई जन्म से कुछ भी उससे लेना देना नहीं, जो जो जिसका काम उसी के आधार पर वो जो है मतलब उसका धर्म माना जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो आपसे उत्तर होगा इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता थे, ठीक है। ऋग्वेद के याद रखना आपसे, ठीक है। आपको बता दें इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है और ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त यानी कि 250 सूक्त जो है उन्हीं को समर्पित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो आपसे उत्तर मुंडक उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, याद रखना आप, ठीक है। आपको बता दें कि सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि राजू जादू टोना और अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है, आपसे को तो अर्थवेद में मिलता है, ठीक है। आपको बता दें कि अर्थवेद में आम मनुष्यों के विश्वासों, अंधविश्वासों और रोगों के उपचार और जादू टोटकों का वर्णन है, ठीक है। अगला बनता है आप सभी का कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया, तो आपसे उत्तर यजुर्वेद दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा गया, ठीक है। रखना आप सही, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है जिसे गणात्मक मंत्र यानी कि यजुस और पदात्मक मंत्र दोनों शामिल है, ठीक है। अब जरा और कुछ सवाल देख लेते हैं। प्राचीन वेद कौन से, ये तो हो गया है। गायत्री मंत्र ये भी हो चुका है आप सभी का क्वेश्चन। ये शादी का जन्म भी आपको पता है, ऋग्वैदिक काल में परमेश्वर से किया, ये भी हो चुका है। देवता कौन थी, ये भी हो चुका है आप सभी का। सत्यमेव जयते ये भी हो चुका है आप सभी का। जादू टोना वाला भी हो चुका, कौन सा वेद का दोनों में लिखा है, ये भी हो चुका है। वैदिक काल में आर्य शब्द, ये नया क्वेश्चन है कि वैदिक शब्दों में आर्य शब्द का क्या अर्थ आपसे किधर होगा, श्रेष्ठ और या कुलीन, ठीक है। आपको बता दें कि आर्य शब्द किसी जाति या नस्ल को नहीं बल्कि भाषा के आधार पर एक समूह समूह को दर्शाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अगला सवाल आपसे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपसे उत्तर होगा पशुपालन। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। अगला है आपसे इसका विवरण देख लेते हैं। तो आपको प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का जीवन जो मुख्यतः पशुचारण पर आधारित था और कृषि पर का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ा है, ठीक है। अगला है आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, आपसे दर्शन जो है उपनिषदों का मुख्य विषय था, ठीक है। हमको बता उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है और इसमें आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के रहस्यों और जैसे दार्शनिक विषयों पर दार्शनिक विषयों पर चर्चा की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ऋग्वैदिक काल की दो महत्वपूर्ण सभाएं कौन सी थी, आज के सभा और समिति। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की दो प्रमुख सभाएं थी, ठीक है। आपको बता दें कि सभा सहस्र और संभाद्र लोगों की संस्था थी, जबकि जबकि समिति आम जो जनमानस का प्रतिनिधित्व करती थी, राजा का मुख्य चुनाव भी करती, राजा का चुनाव भी करती थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों, जैसे ज्ञान दे सकते हैं कि प्रारंभिक आर्यों द्वारा बसाया गया क्षेत्र सप्तक सिंधु किस नदी के समूह से संबंधित, आपसे उत्तर हो जाएगा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों से संबंधित, ठीक है। आपको बता दें कि विवरण शब्द सिंधु का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें कि सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलुज शामिल थे, ठीक है। रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि
अगला सवाल बनता है आप सभी का कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन बन गए थे? आपसे उत्तर हो जाएगा प्रजापति, विष्णु और रुद्र जो है वो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता बन गए थे बच्चों। इसके बारे में और जानते हैं, आप सभी को बता दें कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया और उनकी जगह सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा, पाशु पालक विष्णु और संहारक रुद्र शिव ने ले ली। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ऋग्वैदिक काल में धन का सबसे प्रमुख रूप क्या था? आपसे उत्तर होगा गाय दोस्तों, धन धन का सबसे प्रमुख रूप था। ठीक है। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक समाज में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही होती थी। गाय को अ- अघन्या अघन्या यानी कि ना मारे जाने वाले योग्य भी कहा जाता था, याद रखना। ठीक है। तो टोटल दोस्तों इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी में हो सकते हैं सारा मैंने आपको करा दिया और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी करा दिया। तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा ग्रुप डी से कुछ आने वाला तो है नहीं, तो इससे ऊपर ऊपर से ही आते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछा जाता। तो यार सी बात दोस्तों, जिस हद तक पूछा जा सकता है, जितना डीपली क्वेश्चन बनाने का था वो मैं बना चुका हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।